हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम संजीव कुमार है और यूपीपीएससी एआई डिकोडर में आप सभी का स्वागत है। हमने पॉलिटी सीरीज में पीवाईक्यू 2018 सोल्व किए थे और आज 2019 सोल्व कर रहे हैं। और कुछ टाइम पहले हमारी क्लासेस नहीं हुई थी, 3 से 4 दिन क्लासेस नहीं हुई है। उसका मेन कारण यही था कि हमारी वॉइस सिस्टम में सही तरीके से मैच नहीं कर रही थी, जिससे वॉइस क्लियर नहीं थी। अब ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से ठीक हो गई है। सब क्लासेस कंटिन्यू चलेगी और डेली चलेगी। ठीक है, अब सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर फर्स्ट की बात करें, नीचे दिए गए कथन जिनमें एक को ए और दूसरे कारण को आर, मतलब ये कि नीचे दो कथन दिए गए जिसमें एक कथन को ए कहा गया है और कारण को आर कहा गया है। अगर कथन की बात करें तो कथन में है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30। इसकी बात करें आर्टिकल 30 की, उसमें क्या कह रहा है, अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता। कारण इसका क्या बताया, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। और नीचे जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में बात करें, ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। पहला ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ये कहा गया है। ऑप्शन सी में ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है, ये यहाँ पे गलत आएगा। और थोड़ा इसको भी यहाँ पे ठीक कर देता हूँ ताकि चीजें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब हमें यहाँ कुछ चीजें देखनी है। उन चीजों को हम या तो सीधा सीधा क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं या फिर चीजों को कॉन्सेप्ट के तरीके से कनेक्ट करके चलते हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 बात कर रहा है और ये कह रहा है अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि संविधान में कहीं पे भी अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, कथन इसका ये सही है। और संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, ये भी बात ठीक है। अगर हम कहें कि ए और आर दोनों सही है तो कथन, और इसमें भी ये कह रहा है ए और आर दोनों सही है, लेकिन अब हमें एक चीज और देखनी है। हमें देखना है कि आर ए की व्याख्या करता है या नहीं करता। अगर हम यहाँ पे देखें कि ये जो इन्होंने बताया है कि वर्ग को परिभाषित नहीं करता, ये इसका एग्जैक्ट क्या है, ये इससे रिलेट नहीं हो रहा है। रिलेट नहीं है मतलब इसकी विशेषता को नहीं बता रहा है। यदि इसकी विशेषता नहीं बता रहा तो हम यहाँ पे क्या समझेंगे, हम ये समझेंगे कि आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन देखो दोनों सही है, आर भी सही है और ए भी सही है, लेकिन ये अपने आप में ए और आर क्या नहीं है, इंटररिलेट नहीं है। क्या नहीं है, इंटररिलेट नहीं है, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है बी। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें इसको थोड़ा डीप देखना है चीजों को, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए या नेक्स्ट टाइम कोई भी क्वेश्चन बने तो वो भी इजीली तरीके से हो जाए। अब देखो हमें क्या देखना है, हम सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में किसकी बात की, मौलिक अधिकार की बात की गई है। किस अधिकार की बात की है, मौलिक अधिकार की बात की गई है। अगर मौलिक अधिकार की बात की गई है तो हम ये देखेंगे संविधान में कहाँ पर है। संविधान भाग 3 के अंतर्गत बात करता है और भाग 3 में मौलिक अधिकार में क्या क्या प्रावधान किया गया है, अगर वो देखें हम तो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक का इसका वर्णन किया गया है। और अगर हम ये देखें कि इसका विचार कहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकार का, तो ये विचार यूएसए से आया है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। अगर हम यहाँ पे देखें कि क्या मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, अगर मूल संविधान की बात करें, किसकी बात करें, मूल संविधान की, तो वहां पे कितने थे मौलिक अधिकार, 7। अगर हम वर्तमान मौलिक अधिकार की बात करें, वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। लेकिन अब हमें इससे अलग कुछ चीजें देखनी है। हमें ये देखना है ये जो 6 मौलिक अधिकार है
उनमें से क्वेश्चन से कौन सा रिलेट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें, शिक्षा एवं सांस्कृतिक संस्कृति संबंधित अधिकार, संबंधित अधिकार, ये एक मौलिक अधिकार है जिसमें कहां से कहां तक वर्णन है, अनुच्छेद 29 और 30 यहाँ पे दिया गया है। अब देखो ये चीजें कनेक्ट हो गई कि शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार के अंतर्गत दो अनुच्छेद आते हैं, एक आता है अनुच्छेद 29 और एक आता है अनुच्छेद 30। अगर अब यहाँ हम अनुच्छेद 29 की बात करें तो 29 क्या कहता है, 29 कहता है अल्पसंख्यकों अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। किसकी बात करता है, हितों का संरक्षण की बात करता है। ठीक है, अब इतनी चीजें क्लियर हुई कि अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की बात किसमें की गई है, आर्टिकल 29 में। अब हमें इसमें कुछ चीजें और डिटेल में पढ़नी है। पहला ये कि भारत के किसी भी किसी भी भाग में रहने वाले नागरिक, ठीक है, कि नागरिक के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी भाषा हो, बोली हो, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार हो। क्या हो, सुरक्षित रखने का अधिकार, सुरक्षित रखने का अधिकार, अधिकार अधिकार है। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भारत के किसी भी भाग में जो भी नागरिक रह रहे और किसी भी वर्गीय समुदाय के हो, जिनकी अपनी एक भाषा हो, बोली हो, लिपि हो, संस्कृति हो, ये वो अपनी इन सभी चीजों को सुरक्षित रखने का उनका अधिकार है। उनसे ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, अब इसका अगर सेकंड पॉइंट की बात करें वो क्या है, वो ये है धार्मिक एवं अल्पसंख्यक धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक होगा, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक होगा यहाँ पे, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना, वर्गों को क्या करना है, सुरक्षा प्रदान करना, इतना क्लियर है। अब इसमें एक चीज और ऐड कर लेते हैं। देखो जैसे भाषा के संरक्षण हेतु, भाषा की सुरक्षा हेतु मतलब संरक्षण हेतु शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण आंदोलन करने का अधिकार, सम्मिलित है। क्या इसमें अधिकार सम्मिलित है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई कि आर्टिकल 29 में क्या है। ये कह रहा है अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की बात करें और वो संरक्षण कैसे मिलेगा,
जब भाषा, बोली, लिपि, संस्कृति के इन सबको सुरक्षित रखेगा, और सुरक्षित कैसे रखेगा, जब इन्हें सुरक्षा मिलेगी भाषा, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों को, और अपनी भाषा के लिए वो शांतिपूर्ण आंदोलन कर सके, उसका अधिकार इनके पास है। ठीक है, अब आर्टिकल 29 आप लोगों को समझ में आया। अब हम आर्टिकल 30 की बात करते हैं। आर्टिकल 30 की हम बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आर्टिकल 30 क्या कहता है, अनुच्छेद 30 की बात करते हैं। ये क्या कह रहा है, शिक्षा संस्थानों, किसकी बात करें, शिक्षा संस्थानों की बात करें, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने, प्रशासन करने का, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कितनी चीजें क्लियर हुई। ये क्या कह रहा है आर्टिकल, देखो ये आर्टिकल कह रहा है शिक्षा संस्थानों की स्थापना, मतलब स्कूल बनाने, उसकी स्थापना और उसको मैनेज करने का अधिकार किनका है, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें और हैं जो हम और अच्छे तरीके से कुछ चीजों को समझेंगे यहाँ पे। अब ये क्या कह रहा है कि सभी अल्पसंख्यक वर्गों को, इसकी बात करें सभी, सभी अल्पसंख्यक वर्गों को, वर्गों को अपनी रुचि, अपनी रुचि की शिक्षा की, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, संस्थाओं की स्थापना, स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। और क्या होगा, प्रशासन का अधिकार, अधिकार होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और सभी अल्पसंख्यक वर्ग की बात करें, हिंदुओं को छोड़ करके बाकी सब आएंगे इसमें, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, ये सब। ठीक है, अब इसमें और क्या चीजें हैं, देखो इसके अंतर्गत और चीजें भी आती है। मान लो राज्य द्वारा, राज्य द्वारा किसी अल्पसंख्यक वर्ग, किसी अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक वर्गों के, वर्गों के शिक्षा संस्थान की संपत्ति, शिक्षा संस्थान की संपत्ति, संस्थान की संपत्ति अर्जन करती है, संपत्ति क्या करती है, अर्जन करती है, अर्जन करती है, तो राज्य द्वारा, तो राज्य द्वारा क्या किया जाएगा, राज्य द्वारा मुआवजा दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा। इतना क्लियर है। अगर सरकार किसी की संपत्ति या जमीन वगैरह लेती है तो उसको मुआवजा देना उनका राइट है, उनका लेना कि हमें मुआवजा दे उसके बदले में। और इसमें क्या, अगर राज्य, राज्य आर्थिक सहायता दे रही है, राज्य आर्थिक सहायता करती है, सहायता प्रदान करती है, प्रदान करती है, सॉरी, प्रदान करती है, तो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के करना होगा, भेदभाव, बिना किसी भेदभाव
ये करना होगा, ये करना होगा। अगर देखो अल्पसंख्यक वर्ग में ये है कि अगर राज्य सरकार किसी को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है तो ये ना हो कि ये सोच करके ये सिख है या ईसाई है या मुस्लिम है तो वहाँ पे कम आर्थिक सहायता दे और हिंदुओं को ज़्यादा दे, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, राज्य के इसमें ये आता भी नहीं है कि भेदभाव करना है, क्योंकि सरकार सभी के लिए है और एक समान, जो हमने पढ़ा है मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार, वो सबके लिए हो। कितना क्लियर है? अब इसमें नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या आएगा, अल्पसंख्यक वर्ग को अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक वर्ग को संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग को संविधान में कहीं भी, देखो ये लाइन से आ गई ना, कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, परिभाषित नहीं किया गया है, नहीं किया गया है, नहीं किया गया। देखो अब ये जो क्वेश्चन में पूछा था वो लाइन यहाँ पे आ गई है, जिससे आपका क्वेश्चन और क्लियर हो गया कि क्या ऑप्शन सही होगा और क्या ऑप्शन गलत होगा। अब इसमें कुछ चीजें और देख लेते हैं। अगर हम यहाँ बात करें कि अल्पसंख्यक वर्ग के संविधान में, तो सॉरी, जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है वे कितने प्रकार के होते हैं। अगर यहाँ हम देखें तो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान कितने प्रकार के हैं, शिक्षा संस्थान कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, के होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमें देखना है कि वे 3 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला बात करें, राज्य द्वारा मान्यता और आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता सहायता वाले संस्थान, आर्थिक सहायता वाले संस्थान। मतलब हम कह सकते हैं कि वे संस्थान या वे शिक्षा संस्थान जिनको राज्य द्वारा मान्यता मिली हो और राज्य ने उनकी आर्थिक सहायता की हो। ठीक है। दूसरा, ऐसे संस्थान ऐसे संस्थान जो राज्य से जो राज्य से मान्यता लेते हैं लेते हैं लेकिन लेकिन आर्थिक लेकिन उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती, आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती, प्राप्त नहीं होती। दूसरा ये हो गया। तीसरा बात करें, ऐसे संस्थान ऐसे संस्थान जो राज्य से जो राज्य से मान्यता जो राज्य से मान्यता या सहायता नहीं लेते या सहायता नहीं लेते नहीं लेते। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो, ये भी हमने देख लिया कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान कितने प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं, जो राज्य द्वारा ही बनाए जाते हैं और राज्य उनमें मान्यता देता है। फिर प्राइवेट आ जाते हैं और फिर एनजीओ वाले आ जाते हैं। इनमें आप एनजीओ के एग्जाम्पल्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जो एनजीओ द्वारा ओपन होते हैं। ये प्राइवेट स्कूल हो गए, यहाँ पे लिख सकते हो। इस तरीके से इनके एग्जाम्पल है। ठीक है। अब इसमें एक चीज और आ जाती है, अगर यहाँ पे हम देखें
जो मैंने बताया था उसको यहाँ पे लिख देते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर 6 धर्म ऐसे हैं, 6 धर्म जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं, जो अल्पसंख्यक वर्गों की श्रेणी में आते हैं, वर्गों की श्रेणी में आते हैं, श्रेणी में आते हैं। कितना क्लियर हुआ? देखो अब यहाँ पे मैं ये मान लो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा? मुस्लिम, दूसरे नंबर पे ईसाई, तीसरे नंबर पे सिख, चौथे नंबर पे बौद्ध, पांचवें नंबर पे जैन और छठे नंबर पे पारसी, पारसी। ठीक है, अब इसमें ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बता दी है। इस क्वेश्चन में और क्या नया बन सकता है ये आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा एक्सप्लेन हमने कर दिया है कि किस तरीके से इसको डिजाइन किया गया और किस तरीके से हमने इंटरलेट करके देखी चीजें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संघात्मक व्यवस्था, इसकी बात करें, संघात्मक व्यवस्था की बात करते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या देखना है? सही बताना कि कौन सा सही है। अगर हम यहाँ पे देखें पहला ऑप्शन कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों का संघ, किसकी बात कर रहा है? राज्यों के संघ की बात कर रहा है। अलग होने का अधिकार नहीं है। ये क्या कह रहा है कि राज्यों के संघों को अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा कह रहा है अलग होने की मात्र वकालत कर सकते हैं, और वकालत करने पर उनको क्या मिलता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। अब इसमें ऑप्शन बताने हैं कौन सा सही है, केवल एक सही है या केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, और या इनमें से कोई भी सही नहीं है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे देखेंगे? देखो, इसे करने का एक तरीका है। पहले तुम्हें बेसिक टर्म पता हो, डेफिनेशंस पता हो। पहले आपको पता हो कि संघात्मक या संघीय व्यवस्था क्या है, संघीय व्यवस्था है क्या, ये पता हो। दूसरा तुम्हें पता हो कि एकात्मक व्यवस्था क्या, एकात्मक व्यवस्था क्या है, व्यवस्था क्या है, ये पता हो। अब हमें ये दोनों चीजें देखनी है कि इन दोनों में है क्या, क्योंकि हमारे मूल संविधान में ये पूछा है, सॉरी मूल क्वेश्चन में संघात्मक व्यवस्था की बात की गई है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। मतलब कैसे? जैसे यहाँ पे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। अब इसमें क्या किया गया है? केंद्र में जो हिस्से दिए गए हैं उन पे केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य में जो हिस्से दिए गए हैं उन पे राज्य सरकार हिस्से बनाएगी, और समवर्ती में दोनों, स्टेट प्लस सेंट्रल। ठीक है, दोनों कानून बनाएगी। तो इससे क्या हो रहा है कि शक्तियां हमने क्या कर दी? डिवाइड कर दी है। शक्तियां हमने क्या कर दी? डिवाइड कर दिया केंद्र और राज्य के मध्य। केंद्र की अपनी अलग शक्तियां हैं, राज्य की अपनी अलग अलग शक्तियां हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं संघात्मक व्यवस्था। कितना क्लियर हुआ? अगर हम एकात्मक व्यवस्था की बात करें तो इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। ये केंद्र है
और इसी के अंडर में आ जाएगा यहाँ पे राज्य। तो हम कह सकते हैं कि राज्य के अंतर्गत कोई शक्ति नहीं है, राज्य किसके अधीन है? केंद्र के अधीन में। और जब कोई चीज किसी के अंडर में होती है तो वहां पे सारे रूल रेगुलेशन कानून कौन बनाता है? सिर्फ केंद्र। तो केंद्र की क्या है यहाँ पे? अहम भूमिका होती है, अहम भूमिका होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एकात्मक व्यवस्था। अब इतनी चीजें क्लियर हुई कि संघात्मक व्यवस्था क्या है और एकात्मक व्यवस्था क्या है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, अब इसको मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा, क्योंकि यहाँ कुछ चीजें ऐड कर दूंगा। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं लिखा दूँ तो मैं नोट डाउन करा देता हूँ संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था की डेफिनेशन। चलो मैं आपको ना नोट डाउन करा देता हूँ ताकि चीजें आप भूलो ना, या बाद में रिवीजन भी कर लो अगर फिर से वीडियो देखनी हो तो। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं एक बार। क्या लिखना है? संघात्मक व्यवस्था। इसके अंतर्गत देखते हैं क्या लिखना है। ठीक है, इसमें लिखो जहां शक्तियों का विभाजन, अरे मैं लिख लेता हूँ, जहां शक्तियों का विभाजन, जहां शक्तियों का विभाजन संविधान के अनुसार होता हो, जहां शक्तियों का विभाजन संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार होता है, होता है। जैसे केंद्र राज्य मध्य, कहाँ पे होता है? केंद्र और राज्य के मध्य, राज्य मध्य होता है। तो इसका एग्जाम्पल कौन होगा? जैसे भारत और अमेरिका। ठीक है, इतना क्लियर हुआ संघात्मक व्यवस्था क्या है। अब यहाँ पे देख लेते हैं एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था ये क्या है? अगर यहाँ पे देखना है तो इसको इस तरीके से लिख लो, इसमें इसमें सारी शक्तियाँ, सारी, इसमें सारी शक्तियाँ कहाँ निहित होती है? केंद्र में निहित होती है, केंद्र में निहित होती है, केंद्र में निहित होती है। राज्यों के पास, राज्यों के पास अपनी कोई स्वतंत्र शक्ति, अपनी कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं होती है, नहीं होती है। ये चीजें क्लियर हुई। अब हम क्वेश्चन पे जो पहला स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। अब पहला स्टेटमेंट किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं राज्यों का संघ। और राज्यों का संघ कहाँ दिया गया है हमारे संविधान में? अगर हम इसको फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो ये कहाँ पे? ये अनुच्छेद 1 के अंतर्गत बात की गई है। उसमें क्या कहा गया है? इसके अंतर्गत कहा गया है कि भारत, भारत को राज्यों का संघ कहा गया, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, राज्यों का संघ कहा गया है। और जब भी राज्यों का संघ कहा गया तो इसके बारे में एक कथन और है, जो कथन किनका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, बी आर अम्बेडकर जी का। अम्बेडकर, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा है
कि भारत का संघ, क्या कहा इन्होंने, भारत का संघ राज्यों के बीच, किनके, राज्यों के बीच किसी समझौते, राज्यों के बीच किसी समझौते या कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट का क्या नहीं है, का परिणाम नहीं है, का परिणाम नहीं है। ये B.R. अम्बेडकर जी ने बोला है, ये इनका कथन है इसके बारे में। अब देखो स्टेटमेंट आप लोगों को क्लियर होता जा रहा होगा। दूसरा एक चीज और इसमें मैं बता देता हूँ कि भारत में किसी भी राज्य, भारत में किसी भी राज्य या प्रांत, राज्य या प्रांत को भारत के या भारत देश या संघ, भारत देश या संघ से अलग होने का, अलग होने का कोई कानूनी, कोई कानूनी या संवैधानिक, संवैधानिक आधार नहीं है, संवैधानिक आधार नहीं है, आधार नहीं। अब ये चीज क्लियर हुई। देखो इसका जो स्टेटमेंट फर्स्ट है, वो स्टेटमेंट को मैंने हर एक डायमेंशन पे आपके सामने रख दिया है कि स्टेटमेंट किसी भी लैंग्वेज में आ जाए आपको समझ में आ जाएगा। अगर नाम ना दिया गया हो B.R. अम्बेडकर जी का, ये लिख दिया भारत का संघ राज्यों के बीच किसी समझौते या कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम नहीं, किसने कहा तो भी पता है। अगर ये आता है कि भारत में किसी भी प्रांत या राज्य को भारत देश के संघ से अलग होने का कोई कानूनी संवैधानिक आधार है या नहीं है, ये स्टेटमेंट भी आपके सामने आ गया। तो इसमें यही पता चल रहा है कि संवैधानिक आधार नहीं है किसी के पास। तो इसी वजह से क्या कहा गया है, इसी वजह से यहाँ पे इसको विनाशी राज्यों का, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया, अविनाशी संघ कहा गया, संघ कहा गया है। अब देखो इसको मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो जब भी ये है आता है, इसका मतलब होता है नहीं, ठीक है। मतलब संघ को ये अधिकार है या राज्यों को ये अधिकार है कि वे अपने राज्य को कम क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, या किसी राज्य को एक राज्य में से दो राज्य बना सकते हैं, ये अधिकार है, ठीक है। लेकिन संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, इसलिए विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ इसको कहा गया है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो इसमें और क्या है। अब हम इसकी स्टेटमेंट दूसरी तरफ आता है, जो स्टेटमेंट सेकंड है ना कि वकालत करता है, तो उसको भी देख लेते हैं कि वकालत करता कैसे। अगर हम देखें अनुच्छेद 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए, इसकी बात करें तो इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत आता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, ये आता है। लेकिन ये क्या है, सीमित है, लेकिन यह असीमित नहीं है,
असीमित नहीं है। इतना क्लियर हुआ। अब इसके अंतर्गत एक चीज देखते हैं, 16वां संविधान संशोधन। 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 की बात करें तो इसमें क्या किया गया था, इसमें भारत की संप्रभुता, भारत की संप्रभुता और अखंडता और अखंडता को बनाए रखा गया, अखंडता को उचित प्रतिबद्ध उचित प्रतिबद्ध के रूप में क्या गया, इसको जोड़ा गया। आप इसका एक स्टेटमेंट बोल रहे हो, पूरा का पूरा लैंग्वेज आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति देश से अलग होने की वकालत करता है, वकालत या प्रचार करता है, प्रचार करता है, तो उससे करता है, उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, तो उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्वतंत्रता का संरक्षण नहीं मिलेगा, संरक्षण स्वतंत्रता का संरक्षण नहीं मिलेगा। इसमें देखो ये चीजें आपस में कनेक्ट कर रही है। जब आपको इस सेंटेंस को एक साथ पढ़ोगे ना, चीजें आराम से क्लियर हो जाएगी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी और आंसर हमने जिस तरीके से डिजाइन किया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। स्वतंत्रता का संरक्षण नहीं मिलेगा, बल्कि क्या, देश की इसे बल्कि इसे देश की अखंडता के खिलाफ माना जाएगा, अखंडता के खिलाफ माना जाएगा, खिलाफ माना जाएगा। इतना क्लियर हुआ। देखो अब इसका क्या मतलब है, ये यहाँ पे क्यों दिया गया। आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए, इसके अंतर्गत वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और इसके अंदर और भी है ए बी सी डी ई ऐसे। इसमें ये था कि जितने भी हमें यहाँ पे स्वतंत्रताएं दी गई है ये अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है, ठीक है। और इसी चीज को हमने 16वें संविधान संशोधन के द्वारा बताया। क्यों बताया, क्योंकि हमें किस चीज को देखना है, हमें संप्रभुता और अखंडता को भी देखना है। क्योंकि हमारे यहाँ पे अल्पसंख्यक वर्ग भी है, जनजातियां भी है, जो यहाँ से मतलब यहाँ से लोग जाएंगे उनके क्षेत्र में जाएंगे तो उनको हमसे प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हमारी स्वतंत्रताओं को सीमित रखा गया, ठीक है। और जो रिस्ट्रिक्शन लगाए वो रीजनेबल लगाए। और दूसरा ये बताया इसमें कि अगर कोई व्यक्ति देश से अलग होने की बात करता है, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं खालिस्तान का। खालिस्तान क्या कर रहा है, वो देश से अलग मांग करता है अपने राज्य की, हाँ कि हमें देश से अलग होना है और एक अलग देश बनाना है, उसकी बात करता है। हमेशा सरकार उसे एक आतंकवादी संगठन भी घोषित करती है, क्योंकि ये क्या कर रही है, देश की अखंडता को अच्छा मतलब तोड़ रहा है, उसको अलग करने की कोशिश कर रहा है। तो इस चीज को अगर कोई करता है तो क्या होगा, उसको एक तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण नहीं मिलेगा और दूसरा इसे देश की अखंडता के खिलाफ माना जाएगा, ठीक है। अब ये चीजें क्लियर है। अब देखो ये क्वेश्चन किस तरह से डिजाइन किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को
संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अब ये समझ में आया कि लैंग्वेज क्या कह रही है, कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। दूसरा, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, ये हो गया ना गलत। तो इसका क्या हो गया आंसर, केवल एक सही। अब हम आगे चल रहे हैं। देखो ये नोट्स मैं बनवा रहा हूँ साथ में, ताकि एक साथ ही सब चीज़ों का रिवीजन हो जाए। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो उनको मैं करंट अफेयर से रिलेट कर दूंगा, चाहे उस क्वेश्चन में टाइम लगे। ये मत देखना कि यार एक क्वेश्चन को करने में ही 10 से 15-20 मिनट लग गई है, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ जरूर देखना कि ये क्वेश्चन हमारा 2019 में पूछा गया था, और उस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा कि 2026 में उससे कुछ भी टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा ना, तो वो आप लोग सोल्व कर दोगे। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ये बात करें सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, राज्य सूची, जनगणना संघ सूची, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, दल बदल विरोधी दसवीं अनुसूची। अब देखो मैं आप लोगों को इसमें कुछ बताता हूँ। आप लोगों ने ये देखा होगा कि अनुसूची 7 के अंतर्गत शक्तियों का वर्गीकरण है। शक्तियों का वर्गीकरण, और वर्गीकरण किसमें है, संघ सूची में है, राज्य में है, और संवर्ती में है। ये भी आप लोगों को पता है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि जैसे संघ सूची है और संघ सूची 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आ रहा है, तो ये जनगणना कहाँ पे है, ये जनगणना का पूछा है कि जनगणना क्या संघ के अंदर आता है। देखो पूछा है कि जनगणना संघ सूची का विषय है, हाँ बिल्कुल है। तो ये इन्होंने इस तरह से क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ है कि इन्होंने अंदर से भी चीजों को पूछा है, डीप में जाकर के अब चीजें पूछने लगे। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 2 ऑप्शन सेट किए हैं इस तरीके से, राज्य सूची का ये और संघ सूची का ये। और यहाँ पे डायरेक्ट पूछ रहे कि दूसरी अनुसूची में क्या है और 10वीं अनुसूची में क्या है। ये डायरेक्ट पूछे गए, और ये दोनों ऑप्शन क्या है, इनडायरेक्ट तरीके से पूछ लिए गए। अभी तो ये 2 डिजाइन हुए, आगे ये और भी डिजाइन हो सकते हैं ऑप्शन में। अब हमें इसका सही आंसर वैसे क्या देखना है, इसका अगर देखें तो ऑप्शन सी है, क्योंकि ये सेकंड अनुसूची नहीं होगा, यहाँ पे 4th अनुसूची आएगा, 4th शेड्यूल ये होगा। लेकिन अब इसको हमें पढ़ना कैसे है। अब मैंने ना इसकी इसमें कुछ पीडीएफ ऐड की है, वो पीडीएफ में मैंने सारी चीजें एआई से डिकोड करके यहाँ पे सेट की है। देखो पहला तो ये है कि कौन कौन सी अनुसूची है, और अनुसूची में कौन कौन से संबंधित आर्टिकल्स है, और कौन कौन से इसमें विषय दी गए हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे है जो आपको पढ़नी है। दूसरा, ये संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी अनुसूची में कौन कौन सी चीजें जोड़ी गई है ये भी है। जैसे 9वीं अनुसूची, प्रथम, 10वीं, 52, 11, 12, पंचायत और नगर पालिका, ये सब चीजें। अब हमें यहाँ पे देखना है कि जो प्रश्न है वे ज्यादातर कहाँ से पूछे गए, तो यहाँ से पूछे जाते हैं। मूल संविधान में अनुसूचियां, वर्तमान अनुसूची कितनी है, पहली जोड़ी गई अनुसूची कौन सी है, सबसे नई अनुसूची कौन सी है, दल बदल कानून, पंचायत, नगर पालिका, भाषाएं और राज्य संघ सूची संवर्ती सूची, ये सब। यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा गया है यूपीपीएससी के द्वारा। ठीक है। अब देखो ये मैंने लिस्ट यहाँ पे अपडेट की है कि संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, और यूपीपीएससी के कौन से फेवरेट इसमें टॉपिक सबसे ज्यादा है। यहाँ पे स्टार बना हुआ है 1, 2, 3, 4, 5। अभी आपको यहाँ पे चीजें देख लेनी है। ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे राज्य सूची को सेट किया हुआ है, सब ये मैंने एआई से डिकोड किया है, ताकि चीजें में कोई भी छूटे ना, और हमें ये पता रहे कि कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये भी है यहाँ पे यूपीएससी के सबसे अधिक पूछे जाने वाले क्वेश्चन कहाँ से पूछे, पुलिस, कानून व्यवस्था, कृषि, शिक्षा, वन, विवाह एवं तलाक, रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा, रेलवे, बैंकिंग, नागरिकता, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को याद कर लेनी है, ठीक है, नोट्स बना के इनको अच्छे से देख लेना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है भारत के संविधान के 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। 11वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, पंचायत से रिलेटेड है। और पंचायत में कितने हैं, पंचायत में 29 विषय है। इसमें कहाँ पे ये 29 का सही आंसर होगा। अब ये देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची, इसकी बात करें, ठीक, शेड्यूल की बात कर रहे हैं। 6ठी अनुसूची के प्रावधान में निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होता है। त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, उपयुक्त सभी। अब हमें पहले अनुसूची 6 में ये देखना है यहाँ पे कौन कौन सी चीजें आती है। ये यहाँ तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको नीचे चीजों को एक बार। अगर यहाँ पे हम देखें अनुसूची 6 की बात करें तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है ACMM। इसमें क्या है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। मिजोरम, ये 4 है, ठीक है। लेकिन इनको याद कैसे रखना है, क्योंकि एक और बनता है M से मणिपुर, जिससे क्या आता है, मणिपुर आता है। लेकिन बस ये याद रखना कि ATM में पैसे नहीं है, ATM में मनी नहीं है। तो बस उससे आपका क्लियर हो जाएगा, मेघालय मिजोरम, बस मणिपुर नहीं है, ठीक है, खाली ATM है। अब हमें इसकी चीजें और क्या करनी है, थोड़ा सा और डीप पढ़नी है। तो डीप क्यों पढ़नी है, क्योंकि हमें इसका बैकग्राउंड तो पता हो। क्या पता हो इसका बैकग्राउंड पता हो। तो इसे बैकग्राउंड पता होने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों पर ध्यान देना है। देखो सबसे पहले अगर हम इसमें देखें कि जो 6ठी अनुसूची है वो क्यों बनाई गई थी, अगर इसकी बात करें तो अगर यहाँ पे देखें जो पूर्वी उत्तर भारत है, जो पूर्वी उत्तर भारत है ना, वहां पे क्या है, 4 राज्यों की बात की गई है, जिसमें असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय की बात है। यहाँ पे जो रहने वाली जनजातियां थी, उनकी जो संस्कृति या उनके जो रीति रिवाज या जो उनके जीने का तरीका था ना, वो देश के बाकी जो हिस्से थे उन सबसे अलग था, ठीक है। सॉरी, उन सबसे क्या था, अलग था। और जब ये उन चीजों से अलग थी इनकी रीति रिवाज सारी चीजें, तो संविधान निर्माताओं को इस बात का डर था कि अगर यहाँ पे आधुनिक कानून थोप दिए जाएंगे, जो आधुनिक वो कानून बना रहे हैं उनको यहाँ पे लागू किया जाएगा, तो उससे क्या होगा, जो उनकी विशिष्ट संस्कृति की पहचान है ना, वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसी चीज को देखते हुए यहाँ पे उनको विशेष अधिकार दिया गया। और विशेष अधिकार में क्या था यहाँ पे, अगर बात करें तो यहाँ पे ADC बनाया गया, मतलब कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिसमें स्वायत्तता जिला परिषद। इसके अंतर्गत क्या आता है, यहाँ पे 6ठी अनुसूची के तहत जो 4 राज्य की जनजाति है उनके लिए स्वायत्तता जिला परिषद बनाई गई। और इन्हें एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, यहाँ पे अगर बात करें तो हम ये बोल सकते हैं राज्य के भीतर एक छोटा राज्य कहा जा सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इनकी पावर की बात करें, शक्ति की बात करें, तो इन परिषद को अपने क्षेत्र में जो उनके क्षेत्र मिले हैं वहाँ पे जमीन, जंगल, खेती या शादी और जो प्राथमिक शिक्षा है, ये जितने भी इस तरीके के विषय है उन पर खुद कानून बनाने का अधिकार होता है। किनको, ADC को, स्वायत्त जिला परिषद को, ठीक है। और यहाँ तक वो करती क्या है, यहाँ तक ये दीवानी, जो छोटे मोटे दीवानी और आपराधिक मामले होते हैं ना, उन पर भी खुद की अदालत बना करके वहां पे काम कर सकती है, ठीक है। और ये प्रावधान कहाँ पे है? ये प्रावधान अनुच्छेद 244 क्रॉस 2 और अनुच्छेद 275 क्रॉस 1 के तहत आता है। अगर आप चाहो तो मैं इसको ना थोड़ा नोट डाउन करा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप अगर इसका रिविजन भी करो तो इजीली हो भी जाए। देखो मैं अपनी लैंग्वेज में ही कराऊंगा, तो क्योंकि किताबी लैंग्वेज नहीं है,
खुद से ही बनाए हैं इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ एक बार, ये देख लो कि छठी अनुसूची, छठी अनुसूची का छठी अनुसूची की पृष्ठभूमि, ऐसे लिख लो, पृष्ठभूमि। इसको मैं यहाँ पे बैकग्राउंड पे डाल देता हूँ, बैकग्राउंड। ठीक है, छठी अनुसूची की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्यों बनाई गई, क्यों बनाई गई। ठीक, अब मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि डिफरेंस भी पता चले। देखो, जो पूर्वोत्तर या जिसको नॉर्थ ईस्ट भी बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर भारत के इन चार राज्यों, इन चार राज्यों, कौन कौन से वे चार राज्य? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। मिजोरम ये है इन चार राज्यों में रहने वाले, में रहने वाली जनजाति, जनजातियां, जनजातियां की संस्कृति, रहने वाली जनजातियों की संस्कृति, रीति रिवाज, रीति रिवाज और उनके और जीने का तरीका, और उनके जीने का तरीका देश के बाकी हिस्सों से, उनके जीने का तरीका देश के बाकी हिस्सों से काफी अलग था। क्या था? काफी अलग था। ठीक है, ये मैंने लैंग्वेज में लिख दिया कि जितने नॉर्थ ईस्ट के राज्य थे, उनका जो वहाँ की जो जनजाति थी, उनकी संस्कृति, रीति रिवाज, उनके जीने का तरीका बाकी सबसे अलग था। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते संविधान निर्माताओं, संविधान निर्माताओं को डर था, निर्माताओं को डर था कि अगर आधुनिक कानून, अगर आधुनिक कानून, आधुनिक कानून सीधे इन पर थोपे गए तो, सीधे इन पर थोपे गए तो इनकी विशिष्ट संस्कृति, तो इनकी विशिष्ट संस्कृति क्या हो जाएगी? इनकी विशिष्ट संस्कृति का बताओ, नष्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगा? इनकी विशिष्ट संस्कृति नष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तुम्हें क्लियर है? अब इसी चीज को देखते हुए क्या आया यहाँ पे? यहाँ पे लेके आए एडीसी। क्या आया? एडीसी, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, या स्वायत्तता जिला परिषद, जिला परिषद ये बनाई गई। इसके अंतर्गत
इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ एडीसी का। ठीक है, अब इसमें लिखते हैं कि ये जो एडीसी है यहाँ पे छठी अनुसूची के तहत, छठी अनुसूची के तहत इन चार राज्यों के जनजातीय क्षेत्र में, इन चार राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषद बनाई जाती है। स्वायत्त जिला परिषद बनाई जाती है, जिला परिषद बनाई जाती है। जो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कैसे बनाई जाती है। इन्हें एक प्रकार का एक प्रकार का राज्य के भीतर, राज्य मैं आगे यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, राज्य के भीतर, राज्य के भीतर राज्य, एक छोटा राज्य कहा जा सकता है। राज्य के भीतर एक छोटा राज्य कहा जा सकता है, राज्य कहा जा सकता है, कहा जा सकता है। ठीक है, अब ये मैंने क्या किया, ये लैंग्वेज में कवर कर दिया है। अब इसमें इसकी पावर्स देख लेते हैं कि ये यहाँ पे क्या क्या काम करता है। ठीक है, क्या देखना है इसके यहाँ पे, शक्तियों की बात करते हैं, शक्तियाँ। अगर इसका पहला देखिए पॉइंट क्या है, तो इन परिषदों को अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में जमीन जमीन जंगल, खेती, शादी और प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा जैसे विषयों पर, प्राथमिक शिक्षा जैसे विषयों पर खुद के कानून, खुद के कानून बनाने का अधिकार होता है, कानून बनाने का अधिकार होता है। ना समझ में आया कि खुद के कानून बनाने का अधिकार होता है इन्हें। यहाँ तक अगर देखें हम, यहाँ तक इन्हें, यहाँ तक कि या वे अपने छोटे मोटे दीवानी दीवानी या आपराधिक या आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए, मामलों की सुनवाई के लिए अपनी अदालतें भी बना सकते हैं, अपनी अदालतें भी बना सकते हैं, भी बना सकते हैं। देखो, अब इतना क्लियर हुआ। और ये प्रावधान कहाँ पे दिया गया, यह प्रावधान अनुच्छेद 244 क्लोज 2 और
अनुच्छेद 275 क्लोज 1 के अंतर्गत ये बातें कही गई है, यह प्रावधान दिया गया है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसमें छोटा सा और है, जो इसका ऑप्शन है ना, सिक्किम और नागालैंड, इनकी बात कर लेते हैं एक लाइन में। अगर इनकी बात करें हम सिक्किम और नागालैंड की, तो सिक्किम और नागालैंड, इनकी बात करें तो ये दोनों राज्य ये दोनों राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है, ये चीज तो हमें शुरू में क्लियर हो गई थी कि इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, नागालैंड को अगर हम यहाँ पे बात करें, नागालैंड को जो विशेष अधिकार है, विशेष दर्जा, विशेष दर्जा, नागालैंड को विशेष दर्जा अनुच्छेद 371A के तहत मिला है, ये तहत मिला है। ठीक है, ना कि छठी अनुसूची में, ना कि छठी अनुसूची से। अब इतना क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। देखो, ये आज मैंने कुछ ही क्वेश्चन कराए, ये जो मैंने आज 4 से 5 क्वेश्चन के आसपास कराए। ठीक है, और ये क्वेश्चन थे जो मैं 2019 में, अभी और भी क्वेश्चन है जो इसकी सेकंड सीरीज में, मतलब सेकंड पार्ट इसका लेके आऊंगा, तो उन दोनों को एक बार आप अच्छे से देख लेना, इसको भी और नेक्स्ट को भी, फिर मैं उनको एक साथ मर्ज करके आपको दे दूंगा। और हाँ, जिस बच्चों को इनकी पीडीएफ चाहिए, कि हमें ये नोट्स चाहिए, तो वो सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ पे आपको प्रॉपर नोट्स आपको ये प्रोवाइड हो जाएंगे, 2018 के भी और 2019 के भी। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे आपको टेलीग्राम पे चीज़ें मिलती रहेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही।